मेवाड़ रियासत के इतिहास की सीरीज के पार्ट 14 में हम बात करेंगे महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के मध्य हुए सन 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात मेवाड़ और मुगलों के मध्य एक नए प्रकार के संघर्ष के दौर के बारे में। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात मुगल बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने को लेकर अपने जो भी सैन्य अभियान मेवाड़ की ओर भेजे, वो सैन्य अभियान महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहे और यहां पर महाराणा प्रताप द्वारा एक नए प्रकार की सैन्य नीति का अनुसरण किया गया और वो थी पर्वतों में रहते हुए छापामार युद्ध नीति। तो यही सब चर्चा करने वाले हैं मेवाड़ रियासत के इस पार्ट में मैं रमन भारद्वाज क्लासेस से। आइए शुरू करते हैं। मेवाड़ रियासत के इतिहास की सीरीज के पार्ट 13 में हमने हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के मध्य हुए हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में काफी डिटेल से, काफी विस्तृत रूप से चर्चा की थी। पिछले पार्ट के अंत में हमने यहां पर यह देख लिया था कि हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात जब मुगल सेना गोगुंदा में डटी हुई थी तो महाराणा प्रताप ने गोगुंदा में डटी हुई मुगल सैनिकों की स्थिति इस प्रकार से कर दी थी कि वो कैदियों की भांति जीवन यापन कर रहे थे और गोगुंदा में रहते हुए उनको अपने ही घोड़ों और अपने ही ऊंटों को काटकर अपना पेट भरना पड़ रहा था। और हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात जब मानसिंह अकबर के पास पहुंचा तो अकबर मानसिंह से इतना नाराज था कि मानसिंह को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और इसके साथ ही मानसिंह की कुछ समय के लिए ड्योढ़ी बंद कर दी गई थी, अर्थात मानसिंह को मुगल दरबार में प्रवेश करने के लिए रोक दिया गया था। तो अकबर द्वारा ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध का जैसा परिणाम सोचा था, मानसिंह वैसा परिणाम प्राप्त करने में असफल रहे थे। तो यहां पर पिछले पार्ट में इतना हम डिस्कशन कर चुके थे, अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपना केंद्र बनाया और यहीं रहते हुए अपनी शक्ति को संगठित करना शुरू कर दिया। और मेवाड़ के जिन क्षेत्रों पर मुगलों ने अपना अधिकार कर लिया था, मुगलों ने अपनी सैन्य चौकियां स्थापित कर ली थी, तो महाराणा प्रताप ने एक एक करके उन सैन्य चौकियों को तबाह कर दिया और मेवाड़ के उन क्षेत्रों को वापस अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। साथ ही साथ गोगुंदा में भी महाराणा प्रताप ने क्या किया, गोगुंदा से भी मुगल सैनिक चौकियों को तबाह कर दिया, मुगलों के अधिकार से वापस गोगुंदा को छीन लिया और मांडन कुपावत को गोगुंदा की देखरेख के लिए नियुक्त कर दिया। अब जब ये सारी कार्रवाई की जानकारी मुगल बादशाह अकबर को मिली तो अब अकबर स्वयं महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के उद्देश्य से 13 अक्टूबर सन 1576 को एक विशाल सेना लेकर मेवाड़ की ओर आ गया। अकबर का यहां पर जो उद्देश्य था वो ये था कि एक तो मेवाड़ को अपने अधिकार में लेना, दूसरा महाराणा प्रताप को बंदी बनाना। अकबर के साथ में यहां पर आमेर के शासक भगवंत दास, इसके अतिरिक्त आमेर के राजकुमार मानसिंह और कुतुबुद्दीन खां भी थे। अब देखिए, अकबर जब मेवाड़ की ओर आया तो यहां पर महाराणा प्रताप ने मुगलों के साथ में सीधे आमने सामने लड़ाई लड़ने की बजाय एक नए प्रकार की युद्ध नीति का अनुसरण किया और यह युद्ध नीति थी पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हुए छापामार युद्ध नीति को अपनाया जाए। क्योंकि मुगलों की संख्या की दृष्टि से देखा जाए या सैन्य उपकरणों की दक्षता की दृष्टि से देखा जाए तो मुगल जो हैं वो मेवाड़ के मुकाबले काफी आगे थे। तो इसीलिए महाराणा प्रताप ने यहां पर एक नए प्रकार की सैन्य नीति का अनुसरण किया। खैर, यहां पर अकबर महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहे और अकबर को यहां से खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। लेकिन अकबर ने लौटने से पहले मेवाड़ के प्रमुख क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया और साथ ही साथ गोगुंदा को भी अपने अधिकार में ले लिया था और गोगुंदा की देखरेख के लिए अकबर ने मुजाहिद बेग को नियुक्त किया था। लेकिन जैसे ही अकबर मेवाड़ से गया तो महाराणा प्रताप ने वापस मेवाड़ के उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। गोगुंदा से मुजाहिद बेग का वध कर दिया गया और पुनः गोगुंदा को प्राप्त कर लिया गया। अब जब इन सब बात की जानकारी अकबर को वापस मिली तो इसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए देखिए यहां पर 4 बार सैन्य अभियान भेजे। और ये सैन्य अभियान कब कब भेजे? एक तो 1577 में, ये 3 बार तो शाहबाज खां के नेतृत्व में, शाहबाज खां के नेतृत्व में 1577 में, 1578 में, 1580 में और इसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में 1580 में। तो एक बार हम इन सैन्य अभियानों की बात करते हैं। तो देखिए, अकबर ने अक्टूबर सन 1577 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर अधिकार करने और महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के उद्देश्य से, मुख्य रूप से महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के उद्देश्य से शाहबाज खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ की ओर भेज दी। अब शाहबाज खां देखिए जब यहां पर आए तो इनका पहला उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप का जो केंद्र है कुंभलगढ़, सबसे पहले उसको अपने अधिकार में लिया जाए। और कुंभलगढ़ पर अधिकार करने से पहले शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ की तलहटी में बसे हुए केलवाड़ा को अपने अधिकार में ले लिया और इसके बाद अप्रैल सन 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर भी अपना अधिकार कर लिया। लेकिन शाहबाज खां का यहां कुंभलगढ़ के दुर्ग पर तो अधिकार हो गया, लेकिन महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहे। महाराणा प्रताप वहां से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर चले गए। काफी प्रयास किए गए शाहबाज खां के द्वारा महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए, लेकिन प्रताप ने क्या किया, 56 के क्षेत्र को अपना केंद्र बनाया। 56 का जो क्षेत्र है वो वर्तमान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र कहलाता है।
और इसी क्षेत्र में रहते हुए महाराणा प्रताप ने मुगलों को चुनौती देनी शुरू की। तो खैर शाहबाज खां वापस यहां से लौट गया मेवाड़ से मई सन 1578 ईस्वी में। शाहबाज खां के लौटते ही महाराणा प्रताप ने पुनः मेवाड़ के उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया, गोगुंदा को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। देखिए यहां पर अब शाहबाज खां के नेतृत्व में 2 बार सेना और यहां पर आई, एक तो 1578 ईस्वी में और एक 1580 ईस्वी में। लेकिन शाहबाज खां को खाली हाथ ही लौटना पड़ा मेवाड़ से, प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहे। तो इसके बाद अब मुगल बादशाह अकबर ने सन 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में मेवाड़ की ओर एक सेना भेजी। अब जब खान खाना आए तो इनके साथ में इनका परिवार भी था। तो खान खाना ने मेवाड़ पर आक्रमण करने से पहले अपने परिवार को शेरपुर में ठहरा दिया था। तो महाराणा प्रताप के बड़े पुत्र कुंवर अमर सिंह ने क्या किया, शेरपुर में ठहरे हुए खाने खाना के परिवार को बंदी बना लिया। लेकिन जब इस बात की जानकारी महाराणा प्रताप को लगी कि कुंवर अमर सिंह ने खाने खाना के परिवार को बंदी बनाया है, तो वो काफी नाराज हुए और उन्होंने अमर सिंह से यह कहा कि आप जाइए और ससम्मान खाना खाना के परिवार को वापस छोड़कर आइए। तो देखिए इसके कारण महाराणा प्रताप का जो नैतिक कद है, महाराणा प्रताप का जो कद है वो काफी ऊंचा उठा और खाने खाना के मन में भी आवश्यक रूप से महाराणा प्रताप के प्रति एक सम्मान का भाव आया होगा। अब देखिए यहां पर हम थोड़ी सी और चर्चा करना चाहते हैं एक बार कि जब शाहबाज खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ की ओर भेजी गई थी तो उसका कुंभलगढ़ के दुर्ग पर तो अधिकार हो गया था और महाराणा प्रताप को कुंभलगढ़ को छोड़कर पर्वतीय क्षेत्रों में जाना पड़ा था। हमने यह भी देख लिया था कि महाराणा प्रताप ने 56 के क्षेत्र में रहते हुए मुगलों को चुनौती देनी शुरू की थी। लेकिन काफी इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जब महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ को छोड़कर गए तो उसके बाद उनका जो जीवन है वो काफी विपत्ति भरा जीवन था, काफी कष्टों भरा और काफी दुखमय जीवन था। तो उसके संबंध में इतिहासकार क्या कहानी बताते हैं, एक बार मैं उस कहानी की चर्चा आपके साथ करता हूं और उसके बाद उस कहानी का खंडन किन इतिहासकारों के द्वारा और खंडन करने के पक्ष में अपने क्या तर्क दिए जाते हैं उन पर मैं चर्चा करूंगा। तो देखिए कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं, और केवल कर्नल जेम्स टोड ही नहीं और भी काफी इतिहासकार ये बताते हैं कि शाहबाज खां द्वारा कुंभलगढ़ पर अधिकार करने के बाद महाराणा प्रताप का जो जीवन है वो काफी कष्टमय हो गया था। कहानी की चर्चा करते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि महाराणा प्रताप को पहाड़ों में जगह जगह भटकना पड़ा और उनके पास में संपत्ति की काफी कमी हो गई थी, यानी ना तो अब धन बचा था और खाने पीने के सामान की भी बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। और खाने पीने की सामान की कमी होने के बाद कर्नल जेम्स टोड ने यहां पर एक कथा का चित्रण किया है। क्या बताया है कि जब एक बार प्रताप की लड़की को भूख लगी तो लड़की की भूख को शांत करने के लिए उसको एक घास की रोटी बनाकर दी गई, लेकिन एक जंगली बिलाव प्रताप की लड़की के हाथ से वो घास की रोटी छीनकर भाग गया, जिसके कारण प्रताप की लड़की रोने लगी और अपनी लड़की को रोता हुआ देखकर प्रताप काफी दुखी हुए। क्या ऐसा वास्तव में था? तो देखिए इस कथा का खंडन गौरीशंकर हीराचंद ओझा अपनी किताब उदयपुर राज्य का इतिहास और गोपीनाथ शर्मा अपनी किताब मेवाड़ एंड द मुगल एम्परर्स में करते हैं। गोपीनाथ शर्मा यहां पर क्या कहते हैं कि पहली बात तो ये देखिए प्रताप के कोई लड़की थी ही नहीं, यानी महाराणा प्रताप की जितनी भी संतान थे वो पुत्र थे, तो पुत्री कोई संतान नहीं थी, इसीलिए प्रताप की लड़की का रोना अप्रासंगिक लगता है। दूसरा गोपीनाथ शर्मा ये भी कहते हैं कि महाराणा प्रताप जिस क्षेत्र में रह रहे थे वो क्षेत्र काफी उपजाऊ था, इसलिए ऐसे क्षेत्र में अन्न और जल की कमी होने की तो कोई संभावना ही नहीं थी। साथ ही साथ गोपीनाथ शर्मा ने यह भी बताया कि मेवाड़ की जो जनता है वो काफी उदार थी और महाराणा प्रताप की विपत्ति के समय में उनके साथ रही, उनसे उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चली। इसीलिए ये जो कहानी बताई गई है कर्नल जेम्स टोड के दिमाग की उपज मात्र है, क्योंकि इस प्रकार की कहानी की जानकारी हमको उस समय के किसी स्रोत में नहीं मिल पाती, ऐसा बताया गया। अब यहां पर एक दूसरी कहानी, एक दूसरी कथा और बताई जाती है जो कि जनश्रुति पर आधारित है। ऐसा बताया जाता है कि एक बार अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ से, देखिए पृथ्वीराज राठौड़ जो है ये अकबर के दरबार में रहते थे, बीकानेर के राजकुमार थे, बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के पुत्र थे और उस समय के बहुत अच्छे लेखक थे, यानी बहुत अच्छी कविताएं ये बनाया करते थे। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हेरोंस भी कहा जाता है। तो एक बार अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ से यह कहा कि ये देखिए महाराणा प्रताप का पत्र है और महाराणा प्रताप ने मुझे बादशाह कहना शुरू कर दिया, इसका मतलब कि प्रताप ने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने इस बात से इंकार किया कि यह प्रताप का पत्र नहीं हो सकता और इसके बदले पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा। अब उस पत्र में क्या बातें बताई जाती हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ ने क्या लिखा और इसके बदले महाराणा प्रताप ने क्या लिखा, मैं उनकी एक बार चर्चा करता हूं। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा कि जिस प्रकार सूर्य का पश्चिम से उगना असंभव है, उसी प्रकार महाराणा प्रताप के मुख से अकबर को बादशाह कहना भी असंभव है। इसके बाद यह लिखा कि हे दीवान, मतलब
पृथ्वीराज राठौड़ महाराणा प्रताप को संबोधित कर रहे हैं कि हे दीवान, आप मुझे यह बताइए कि मैं अपनी मूंछों पर ताव दूं या तलवार से अपने ही शरीर पर वार करूं। तो महाराणा प्रताप ने इसके बदले में यह लिखा कि प्रताप के मुख से बादशाह को तुर्क ही कहा जाएगा और सूर्य जिधर से उगता था उधर से ही उगता रहेगा, इसलिए आप खुशी खुशी अपनी मूंछों पर ताव दो, क्योंकि प्रताप की जो तलवार है वो तुर्कों के सिर पर पड़ती रहेगी। अब देखो, ये कथा तो एक चलती है, जनश्रुति पर चलती है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ होगा कि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए इस प्रकार का कोई पत्र व्यवहार करने की चेष्टा की होगी? तो देखिए, यहां पर गोपीनाथ शर्मा इस कहानी का, इस कथा का खंडन करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो कथा है ये केवल पिछली मान्यताओं के आधार पर चलने वाली केवल एक जनश्रुति से संबंधित है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर के साथ में कोई पत्र व्यवहार करने की चेष्टा नहीं की थी। यदि प्रताप ने ऐसा किया होता, सबसे महत्वपूर्ण, यदि प्रताप ने ऐसा किया होता तो उस समय के जो फारसी तवारीख हैं, यानी उस समय के जो मुगल स्त्रोत हैं, उन स्त्रोतों में अवश्य ही इस बात की जानकारी होती। ठीक है, ये दो कथाओं की चर्चा हो गई। अब एक कथा की ओर मैं बात करता हूं। एक और कहानी बताई जाती है, काफी इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है ये तो, कि जब महाराणा प्रताप जंगलों में भटक रहे थे और उनके पास में संपत्ति की कमी हो गई थी, उनके पास में पैसा नहीं था, अब वो एक विशाल सेना नहीं रख सकते थे और मुगलों के साथ संघर्ष नहीं कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप की एक व्यक्ति से भेंट हुई चूड़िया स्थान पर, जिसका नाम था भामाशाह। और भामाशाह ने, ऐसा बताया जाता है कि भामाशाह ने अपनी निजी संपत्ति महाराणा प्रताप को दान कर दी थी, और यह संपत्ति इतनी थी जिसमें महाराणा प्रताप 12 वर्षों तक 25,000 सेना का खर्चा उठा सकते थे। सवाल यह है, क्या वास्तव में भामाशाह के द्वारा अपनी निजी संपत्ति प्रताप को दान की गई होगी? तो देखिए, यहां पर इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा अपने स्त्रोत उदयपुर राज्य का इतिहास में इस बात का खंडन करते हैं, और खंडन करने के पक्ष में क्या तर्क देते हैं, यह बताते हैं कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि भामाशाह और उसके परिवार के लोग मेवाड़ की व्यवस्था में लगे हुए थे, लेकिन भामाशाह ने अपनी निजी संपत्ति महाराणा प्रताप को दान की होगी, इस बात में शंका है। उस समय क्या होता था कि जो राजकीय खजाना होता था उसको युद्ध के समय में छिपाकर रखने का रिवाज होता था। तो संभवतः ऐसा ही हुआ होगा कि युद्ध के समय में भामाशाह के द्वारा भी राजकीय खजाने को छिपा दिया गया होगा, और जब आवश्यकता पड़ी तो आवश्यकता पड़ने पर उस खजाने को वापस लाकर महाराणा प्रताप को सौंपा गया होगा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये भी कहते हैं कि जब उस खजाने को छुपाया जाता था तो उसका संकेत केवल संबंधित व्यक्ति या संबंधित मंत्री को ही पता होता था, इसीलिए इस बात की संभावना कम है कि भामाशाह ने अपनी निजी संपत्ति महाराणा को दान की होगी। खैर, जो भी थी, दोनों ही बातों पर मैंने आपको चर्चा कर ली, क्योंकि बचपन से हम तो यही पढ़ते आ रहे हैं कि भामाशाह ने अपनी निजी संपत्ति दान की थी, लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा के संबंध में क्या मत थे, क्या इनका कथन था, उसकी भी मैंने आपके साथ में चर्चा कर ली। वापस अब मैं पॉइंट पर लौट कर आ जाता हूं कि अकबर द्वारा ये 4 सैन्य अभियान भेज दिए गए, शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार और अब्दुल रहीम खाना के नेतृत्व में 4थी बार, लेकिन ये सैन्य अभियान महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहे। तो 1580 में अब्दुल रहीम खाना आए थे। इसके बाद देखिए, 1580 के बाद 81 और 82, 2 साल तक यहां पर अकबर ने प्रताप की ओर यानी मेवाड़ की ओर कोई सैन्य अभियान नहीं चलाया। तो इसके कारण महाराणा प्रताप को अपनी सैन्य शक्ति को संगठित करने का अवसर मिल गया, और अपनी सैन्य शक्ति को संगठित करने के बाद महाराणा प्रताप ने सन 1582 में दिवेर पर धावा बोला। देखिए, दिवेर की हम थोड़ी सी बात करते हैं। दिवेर में मुगल सेना का एक मुख्य थाना था, और ये इस थाने का जो सूबेदार था वो अकबर का चाचा था सुल्तान खान। इस थाने को स्थापित करने का मुगल सेना का एक उद्देश्य था, अकबर का एक उद्देश्य था कि जब भी मुगल सेना मेवाड़ की ओर अपना अभियान छेड़ती थी तो दिवेर का थाना मुगल सैनिकों को सपोर्ट करता था, उनकी सुरक्षा करता था। इसीलिए इस महत्वपूर्ण थाने पर अकबर ने अपने चाचा सुल्तान खान को सूबेदार नियुक्त किया हुआ था। तो महाराणा प्रताप ने सन 1582 में दिवेर पर धावा बोला, और इसमें महाराणा प्रताप स्वयं, उनके बड़े पुत्र कुंवर अमर सिंह, प्रमुख सिसोदिया सरदार, भीलों की सैन्य टुकड़ी और इसके अतिरिक्त भामाशाह भी महाराणा प्रताप के साथ थे। अब जब सुल्तान खान को भी इस बात की जानकारी मिली तो सुल्तान खान ने भी आसपास के क्षेत्रों से, आसपास के जो मुगल थाने थे वहां से सेना बुला ली, और सुल्तान खान ने भी अब महाराणा प्रताप का सामना करना शुरू किया। लेकिन देखो, राजस्थान बोर्ड की जो किताब है, 12th की जो किताब है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तो सुल्तान खान क्या है, स्वयं एक हाथी पर बैठा हुआ है, और महाराणा प्रताप ने उस हाथी पर भाले से वार किया, जिसके कारण वो हाथी धराशायी हो गया। इसके बाद सुल्तान खान भी नीचे आ गिरा, तो कुंवर अमर सिंह ने क्या किया, अपने भाले से
सुल्तान खान पर वार किया और वो भाला सुल्तान खान के बख्तर को चीरते हुए उसके शरीर के आर पार हो गया। जब ये सारा दृश्य मुगल सैनिकों ने देखा तो उनमें एक भय का माहौल हो गया और वो यहां से भाग खड़े हुए। अब देखिए यहां इस युद्ध के बाद इसके दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का गौरव, महाराणा प्रताप की ख्याति काफी बढ़ गई। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को महाराणा प्रताप का गौरव बढ़ाने वाला युद्ध और साथ ही साथ दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन या माराथन कहा है। अब क्वेश्चन यह है कि दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन या माराथन क्यों कहा? तो देखिए सन 490 ईसा पूर्व में एक युद्ध लड़ा गया था, मैराथन या माराथन का युद्ध, और यह युद्ध एथेंस और फारस की सेना के मध्य लड़ा गया था। एथेंस की एक छोटी सी सेना ने फारस की एक विशाल सेना को पराजित कर दिया था, जिसके कारण एथेंस की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे मिलिटाइडिस, उनकी ख्याति, उनका गौरव बढ़ा। क्या कहानी है मैं थोड़ी सी एक बार चर्चा करता हूं कि फारस के जो शासक थे डेरियस, उनका एक बहुत ही बड़े भूभाग पर अधिकार हुआ करता था और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने एथेंस और स्पार्टा के लोगों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। लेकिन एथेंस और स्पार्टा के स्वाभिमानी लोगों ने डेरियस की अधीनता स्वीकार करने के लिए जब मना कर दिया तो डेरियस ने अपनी सेना का नेतृत्व डेटिस के हाथों में देकर एथेंस और स्पार्टा पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। लेकिन एथेंस के स्वाभिमानी लोगों ने, एथेंस की सेना ने, एक छोटी सी सेना ने मिलिटाइडिस के नेतृत्व में फारस की एक विशाल सेना को पराजित कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ? मिलिटाइडिस की ख्याति, मिलिटाइडिस का गौरव चारों ओर बढ़ा। तो यही कारण ऐसा बताया जाता है कि दिवेर के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप की ख्याति, महाराणा प्रताप का गौरव इसी प्रकार बढ़ा जिस प्रकार मैराथन या माराथन के युद्ध में मिलिटाइडिस का गौरव या उसकी ख्याति बढ़ी थी। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। खैर वापस हम पॉइंट पर आ जाते हैं। तो महाराणा प्रताप का दिवेर पर अधिकार हो गया। अब इसके बाद महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ पर अपना अधिकार करने के लिए आगे की ओर बढ़े। तो देखिए जिस प्रकार से दिवेर से मुगल सैनिक भाग खड़े हुए थे, इसी प्रकार से कुंभलगढ़ से भी मुगल सैनिक भाग खड़े हुए और महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ पर भी अधिकार हो गया। तो इसके बाद अब अकबर ने वापस मेवाड़ की ओर एक सैन्य अभियान भेजा और 5 दिसंबर सन 1584 को जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ की ओर आई। लेकिन जगन्नाथ कच्छावा अपने अभियान में असफल रहे और मांडलगढ़ में जगन्नाथ कच्छावा की मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ जो कि हम जानते हैं वर्तमान राजस्थान के भीलवाड़ा में आता है। अब इसके बाद महाराणा प्रताप ने भी क्या किया? देखिए वापस एक एक करके मेवाड़ की खोई हुई भूमि को, यानी मेवाड़ की वो भूमि जो कि मुगलों के अधिकार में थी, उनको वापस प्राप्त करना शुरू कर दिया। सन 1585 में एक तो महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी बनाई चावंड को। चावंड के जो शासक थे लूणा चावंडिया, उनको पराजित करके चावंड पर अपना अधिकार कर लिया और चावंड को अपनी राजधानी बनाया। तो चावंड जो है ये महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी भी कहलाती है। अब ये जो राजधानी है ये महाराणा प्रताप के समय में भी रहेगी और महाराणा प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह के समय में भी यही राजधानी रहेगी। तो अब देखिए महाराणा प्रताप के अंतिम जो समय हैं, अब एक बार उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि सन 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। तो 1585 से अपनी मृत्यु तक 19 जनवरी सन 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु थी। तो महाराणा प्रताप का ये जो अंतिम समय है ये अब शांति प्रिय रहा, यानी अब ये शांति काल का समय है, क्योंकि इस दौरान अकबर ने मेवाड़ की ओर किसी भी प्रकार का कोई सैन्य अभियान नहीं चलाया था। और महाराणा प्रताप ने भी अपने अंतिम समय में केवल चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर मेवाड़ के सभी क्षेत्रों पर वापस अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अब हम एक बार प्रताप की मृत्यु के कारण पर बात कर लेते हैं। तो देखिए महाराणा प्रताप की मृत्यु के कारण के संबंध में यह बताया जाता है कि जब प्रताप एक बार अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो असावधानी के कारण उनको चोट लग गई और यही चोट उनकी मृत्यु का कारण बनी। और 19 जनवरी सन 1597 ईस्वी को चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई और चावंड से लगभग 1 से 1.5 मील की दूरी पर एक स्थान आता है बांडोली। यहां पर महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था और बांडोली में ही महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। अब देखिए महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार जब अकबर के कानों तक पहुंचा होगा तो उस स्थिति का वर्णन एक कवि दुर्साहाड़ा ने किया है। दुर्साहाड़ा उस समय मुगल दरबार में थे और दुर्साहाड़ा क्या लिखते हैं कि प्रताप की मृत्यु का समाचार जब अकबर के कानों तक पहुंचा तो अकबर ने अपने दांतों तले जीभ दबा ली और निश्वास आंसू टपकाए, यानी बिना सांस लिए आंसू टपकाए। प्रताप तूने ना तो अपने घोड़ों को दगवाया और ना ही अपनी पगड़ी को किसी के आगे झुकाया, इसलिए तू सब प्रकार से जीत गया। तो देखिए यहां पर 19 जनवरी सन 1597 को मेवाड़ का, राजपुताना का, भारत माता का एक वीर सपूत, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक स्वाभिमानी योद्धा स्वर्गलोक को सिधार गया। और महाराणा प्रताप ने ये जो युद्ध लड़ा हल्दी घाटी का,
ये स्वतंत्रता प्रेमियों के लिए एक तीर्थ स्थल के समान हो गया। अब महाराणा प्रताप के पश्चात उनके पुत्र कुंवर अमर सिंह के शासनकाल के बारे में हम चर्चा करेंगे मेवाड़ रियासत के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू।